जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 17 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। ज्ञान सर का स्पेशल बैच अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी प्रॉपर तरीके से करवाई जाती है। और ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, जिनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम के पेज को भी जरूर फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग बात करेंगे क्लॉज 6 को इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड एक टॉपिक आया है। तो ये क्या है क्लॉज 6, किस तरीके का ये टॉपिक है, तो इसको हम लोग जो है वो समझेंगे। आगे की चर्चा करें, कास्ट बेस्ड प्रिजन रिफॉर्म्स, तो यानी कि जाति आधारित जेल सुधार से रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल है। फिर क्रॉप स्विचिंग फॉर ग्राउंड वाटर रिकवरी, तो ये भी बहुत जरूरी, क्योंकि काफी सारी फसलें ऐसी होती है जो काफी पानी जो है वो सोखती हैं या खींचती हैं या यूज करती हैं। तो हम ग्राउंड वाटर जो लेवल है, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल का जो वाटर टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नीचे जा चुका है। तो उसको दोबारा से रिकवर करने के पर्पस के लिए अब हम दूसरी फसलें जो है वो लगाएंगे, उसको लेकर एक अच्छा आर्टिकल है। बेस ईयर को जो है वो चेंज करना है, रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। अब वही सेम ग्राउंड वाटर से रिलेटेड अगेन एक और टॉपिक आ गया है कि भाई हम किस तरीके से भूजल जो है उससे रिलेटेड रणनीति बनाए, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है। फिर इंडिया का जीडीपी बेस जो है उसको दोबारा से हम लोग को रिवाइज करना है, उससे ये बेस ईयर रिवीजन का ही रिपीटेड टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से हर एक टॉपिक को सुनिएगा। आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं अपने प्लान कि वो एक रोड मैप तैयार करेंगे 25 अक्टूबर 2024 तक। और मेन ऑब्जेक्टिव इनका जो है वो क्या है कि जो रिकमेंडेशंस दिए हैं जस्टिस बिप्लाब कुमार शर्मा कमेटी के द्वारा आसाम अकॉर्ड के क्लॉज 6 को लेकर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि आसाम अकॉर्ड के क्लॉज 6 की यहां पर बात हो रही है। इस पर एक कमेटी बनाई गई थी, बी के शर्मा कमेटी, वो आप ध्यान में रखेंगे। बी के शर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे, अब असम सरकार उन्हीं रिकमेंडेशन को जो है वो फॉलो करेगी, जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। आगे की चर्चा करें, ये कमेटी की रिपोर्ट जो हम लोग को देखने को मिल रही है फरवरी 2020 में सबमिट हो गई थी। इसमें उपाय बताए गए थे कि किस प्रकार से आसाम में रहने वाले जो लोग हैं उनके कल्चर, उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, यानी कि उनकी जो भाषाई पहचान जो है या भाषा है जो उनकी, और जो उनकी सोशल आइडेंटिटी है, सामाजिक पहचान जो है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सेफगार्ड करना है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाकर, कानून लाकर, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाकर, यानी कि प्रशासन में सुधार लाकर। तो आपको यहां पर एक चीज और क्लियर हो जानी चाहिए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आसाम में रहने वाले लोगों के कल्चर को, उनकी सामाजिक और भाषाई पहचान जो है उसको सुरक्षित रखना है। यहां तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कशन जो था वो किन किन के बीच में हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट और ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में, कि इंप्लीमेंट करो आप ऐसी चीजों को जिससे कि असम के लोगों के जो अधिकार हैं वो उनको मिल सके प्रॉपर तरीके से, उनको प्रोटेक्शन मिल सके, उनके स्पेशली कल्चर को, उनकी संस्कृति को। राइट? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, क्लॉज 6 जो था आसाम अकॉर्ड के अंदर, यानी कि आसाम एग्रीमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, साइन किया गया था 1985 को। पहला पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आसाम के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो वहां के बिल्कुल मूल निवासी हैं, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करना। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि क्लॉज 6 किससे रिलेटेड है, आसाम के कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। जो क्या हुआ था, अब ये एकदम से क्यों बात हुई कि आसाम में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो जब हमें देखने को मिला कि बांग्लादेश बनता है, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो खत्म हुआ और बांग्लादेश कंट्री बनी, तो उस दौरान काफी सारे लोग जो है
ईस्ट पाकिस्तान से भागकर इंडिया में आ गए या न्यू बांग्लादेश कंट्री को छोड़कर इंडिया के अंदर एंटर कर गए। मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, इन सब स्टेट्स के अंदर बहुत बुरी हालत हुई। अब बाहर से जो व्यक्ति किसी नए एरिया में आएगा तो सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं आएगा, वो अपने साथ उनके कल्चर भी लेकर आएगा, उनके जो उनकी जैसे सामाजिक स्थिति जैसी है वैसी भी लेकर आएगा, उनकी भाषा भी लेकर आएगा। यस, बोलो हाँ या ना। तो जब ये मिक्सचर होंगे तो जो मूल जो आइडेंटिटी है, यानी कि वहां पर रहने वाले जो ओरिजिनल लोग हैं, कहीं ना कहीं इस मिक्सचर के कारण उनके जो ओरिजिनल कल्चर है वो धीरे धीरे करके डिमिनिश होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। बोलो हाँ या ना। तो चक्कर यही था कि बांग्लादेश जब बना, मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि वो कौन सा ईयर था जिस समय बांग्लादेश स्टैब्लिश हुआ एज अ कंट्री के तौर पर। ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ और बांग्लादेश कंट्री स्टैब्लिश हुई, बताओ कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो आपने चीज क्या समझी? आपने ये समझा कि बांग्लादेश से भागकर लोग जब आसाम के अंदर आए तो आसाम के जो ओरिजिनल लोग थे अब वो डरे हुए हैं, क्योंकि इनके आने के कारण इनकी जो ओरिजिनल कल्चर है, ओरिजिनल संस्कृति जो है वो खतरे में पड़ रही है, क्योंकि मिक्सचर हो गया एक, राइट। ये चीज इन्फ्लुएंस में आ गए हैं काफी सारे न्यू आसामीज जनरेशन। तो अब ये लोग चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो ओरिजिनल जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना है इस क्लॉज 6 के तहत जो आसाम अकॉर्ड के अंदर हम लोग को देखने को मिला। क्लियर यहां तक बातें? नेक्स्ट, जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा, या सिंपल मैं आपसे बोलूं जस्टिस बी के शर्मा कमेटी, जुलाई 2019 में एक कमेटी जो है वो तैयार की गई जिसने बोला कि भाई इंप्लीमेंट करो क्लॉज 6 को, और उसमें हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा जी एज अ चेयरमैन के तौर पर थे, इसलिए इस कमेटी का नाम बी के शर्मा कमेटी हमें देखने को मिलता है। और इस कमेटी के मेंबर्स जो थे वो अलग अलग बैकग्राउंड्स के थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, राइटर्स थे, आशू के लीडर्स थे। आशू मतलब ये जो अभी हमने देखा, ये ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ये आशू है, ठीक है। तो आपसे मैं आशू बोलूंगा तो आपको ध्यान में रखना है ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन। तो ये सब लोग मेंबर्स थे। फिर इस कमेटी ने डिस्कशंस किए और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि आसामीज पीपल जो है उनको डिफाइन कर दो, पहली चीज एज अ इंडिजीनियस ट्राइब, कि आसाम में रहने वाले जो लोग हैं वो वहां के स्वदेशी जनजाति हैं, इंडिजीनियस कम्युनिटीज है आसाम की, वहां का समुदाय है आसाम का, जो 1 जनवरी 1951 के दिन आसाम में थे, रेसिडेंट थे आसाम के। तो ये लोग होंगे आसाम के मूल निवासी, और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उनके जो बच्चे हैं, राइट, वंश है उनका, तो वो उनको भी जो है वो माना जाएगा एज अ आसामीज पीपल के तौर पर। तो यहां पर ये आपको टाइमलाइन ध्यान में रखनी है कि 1 जनवरी 1951 वाले दिन जो व्यक्ति आसाम के अंदर रेसिडेंट थे वो आसाम के मूल निवासी है, अकॉर्डिंग टू बी के शर्मा कमेटी। बात यहां तक समझ में आई? नेक्स्ट, इनके 52 रिकमेंडेशन फोकस करते हैं आसामीज आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के ऊपर, उनकी लैंग्वेज को, उनके जमीनी अधिकार को, उनकी उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के ऊपर इनके टोटल 52 रिकमेंडेशंस थे। तो ये 52 थे या कितने थे वो आपको फिगर एकदम एग्जैक्टली याद नहीं रखना, बट ये 1 जनवरी 1951 वाली टाइमलाइन जरूर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, क्या क्या बातें करी? तो इन्होंने बोला कि भाई सिर्फ आसामीज लोग ही जो होंगे वो अपनी जमीन खुद खुद मतलब खरीद सकेंगे और ट्रांसफर कर सकेंगे। बाहरी व्यक्ति जो है वो आसाम के रीजन में, आसाम के क्षेत्र में उस जमीन को खरीद नहीं सकते। तो पहली चीज तो ये बोली इनने रिकमेंडेशन के तौर पर। अब देखो इनके रिकमेंडेशन अभी तक लागू नहीं हुए हैं, अभी लागू किए जाएंगे सरकार के द्वारा इन फ्यूचर। तो कौन से रिकमेंडेशन लागू होंगे वो ही एग्जाम में पूछा जाएगा। जो रिकमेंडेशन इनने दिए हैं वो बस सुन लो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। और ये कहा गया कि भाई एक सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाए, स्पेशली 4 एरियाज के अंदर, रिवराइन रीजन के अंदर। और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आसाम के अंदर कौन सी सबसे बड़ी नदी हम लोग को देखने को मिलती है जो बहती है। और एक हिंट देता हूं, उस नदी के ऊपर एक आइलैंड भी है जो दुनिया में जाना माना आइलैंड है। नदी के ऊपर एक आइलैंड है, और उस आइलैंड का भी नाम मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर दो। उस नदी का भी नाम लिख कर बताओ और उस आइलैंड का भी नाम लिख कर बताओ जो आसाम के अंदर है। तो इन्हें बोला यार आप सर्वे कंडक्ट करिए, आप सर्वे अगर कंडक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जमीन से रिलेटेड क्या मुद्दे हैं और
जिन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है अलग अलग प्रॉब्लम्स के चलते, तो उनको प्रायोरिटी पहले दो कि उनको निकाला न जाए उनकी जमीन से। 3 साल का प्रोग्राम जो है वो इंप्लीमेंट करो कि जमीन के टाइटल्स यानी कि जमीन की ओनरशिप रजिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को मिल सके बिना प्रॉपर, मतलब जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनको तुरंत 3 साल के अंदर अंदर जो है वो अलॉट करो, डॉक्यूमेंटेशन करवाओ उनका। आसामीज जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए 8वीं क्लास तक या 10वीं क्लास तक स्कूल्स के अंदर, स्टेट और सेंट्रल बोर्ड में। एक ऑटोनॉमस लैंग्वेज और लिटरेचर अकेडमी जो है वो स्टैब्लिश करो आसामीज लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रिजर्व करने के लिए। एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी तैयार करो, एक अधिकारी होने चाहिए जो डेवलप करें सतरास को, जो कि नियो वैष्णवाइट मोनास्ट्रीज हैं, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराओ। मल्टीपर्पज कल्चरल कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार करो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिससे कि कल्चरल हेरिटेज जो है सभी के सभी जो एथनिक ग्रुप है यानी कि वहां के जो जितने भी जाति समूह हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए आप एक अलग से कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार करो। तो ये सब इन्होंने बोला कि इससे कल्चर प्रोटेक्ट हो जाएंगे, लैंग्वेज प्रोटेक्ट हो जाएगी, और हमने देखा कि जमीन के अधिकार को सेफगार्ड करने के लिए भी रिकमेंडेशन दिए। 3 मेजर चीजों पर बीके शर्मा कमेटी का रिकमेंडेशन था। बात यहां तक समझ में आई। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक में स्लो चल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी हर एक चीज दिमाग में आपको अच्छे से बैठनी चाहिए। अब चैलेंजेस हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, भाई क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? तो सबसे पहली चीज तो आसामीज कौन है, तो उनको डिफाइन नहीं किया जा रहा प्रॉपर तरीके से। अब मेरा एक क्वेश्चन, बी के शर्मा कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था कि कौन से ईयर में जो लोग यहां पर रहेंगे, यानी कि किस डेट पर जो लोग यहां पर थे उनको जो है वो मूल निवासी माना जाए आसामीज का, तो वो डेट बता दो। तो आसामीज पीपल जो है वो कौन है, उनको डिफाइन नहीं किया जा रहा प्रॉपर तरीके से। जमीन से रिलेटेड मुद्दा है, जमीन की ओनरशिप किसके पास है किसके पास नहीं है, तो उसमें भी लीगल चैलेंजेस जो है वो चल रहा है जमीनी विवाद को लेकर। फिर स्पेशली 4 एरियाज में, रिवराइन एरियाज, इसके बारे में भी हमने बात करी। लैंग्वेज से रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, आसामीज को स्कूल के अंदर कंपलसरी बना दिया जाएगा, तो दूसरे जो लोग हैं जो बंगाल से यहाँ पर आए हुए हैं तो उनको दिक्कतें आएंगी, राइट। फिर ये कहा जा रहा है कि बाराक वैली को और 6 शेड्यूल एरियाज जो है उनको एग्जेम्पशन जो है वो दिया जाए। रिकमेंडेशन जो है वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो बहती है। बाराक वैली को जो है वहां से एक्सक्लूड कर दिया गया, और 6 शेड्यूल एरियाज को ये कहा गया, ठीक है। तो उसमें एक रीजनल डिवीजन जो है वो बन जाएगा, आपस में इनइक्वालिटी होगी, फिर लोग लड़ेंगे, राइट। फिर इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशन जो है वो इंट्रोड्यूस ऐसे किए गए जैसे कि इनर लाइन परमिट सिस्टम को लेकर। इनर लाइन परमिट सिस्टम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस क्षेत्र में अगर कोई बाहर से यानी कि दूसरे राज्य से, फॉर एग्जाम्पल मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, मैं यहाँ से अगर दिल्ली चले जाऊं या उत्तर प्रदेश चले जाऊं, कहीं पे भी, जैसे आप जिस यानी कि मध्य प्रदेश छोड़कर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरे स्टेट में, तो मैं आपकी स्टेट में आऊंगा, रहूंगा, जितना दिन चाहूं उतने दिन आपके घर पे रह सकता हूँ, यस। बट इन केस ऑफ आसाम की अगर हम चर्चा करें और दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की चर्चा करें जहां पर इनर लाइन परमिट एप्लीकेबल है, जैसे नागालैंड हो गया, तो वहां पर मुझे जाने के लिए सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड मुझे कुछ ही दिनों के लिए वहां पर अलाउ किया जाएगा रुकने के लिए। फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, और अगर मेरा परमिट खत्म हो गया, तो ये एक प्रकार से एक शॉर्ट वीजा ही होता है कि आप दूसरी फॉरेन कंट्री में जाते हो और आपको वीजा लगता है ना, वैसे ये परमिट है कि अगर वो मेरा कंप्लीट हो गया दिन, तो मुझे अथॉरिटीज को या तो एक्सटेंशन के लिए बताना पड़ेगा और उसमें रीजन देना पड़ेगा क्यों मैं रुकना चाहता हूँ, यस। और अगर मैंने इन्फॉर्म नहीं किया और मैं पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई मेरे ऊपर हो जाएगी। देखिए ये चीजें हैं इनर लाइन परमिट की, ठीक है। तो उसको जो है वो छोड़ा हुआ है यहां पर, तो उसको लेकर एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब लगातार बातचीत की जा रही है और करनी है अलग अलग ग्रुप के लोगों से कि जिससे कि प्रॉपर तरीके से डिफाइन करो आसामीज लोगों को, और जो भी रिकमेंडेशन बी के शर्मा कमेटी ने दिए थे उनको इंप्लीमेंट किया जाए। बस यही चीज था इस पूरे टॉपिक के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्लॉज 6 जो है आसाम अकॉर्ड का वो क्या बोलता है। बी के शर्मा कमेटी के जो रिकमेंडेशन है वो क्लॉज 6 को लेकर ही है, जिससे कि आसाम के जो मूल निवासी हैं, वहां के जो ओरिजिनल लोग जो हैं, उनकी कल्चर, उनकी आइडेंटिटी और उनकी लैंग्वेज, उनकी सामाजिक जो पहचान है,
सोशल आइडेंटिटी जो है उनको सबको प्रोटेक्ट करना, उनके जमीनी अधिकार को प्रोटेक्ट करना। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और मैंने आपको एक कट ऑफ डेट बताई हुई है 1 जनवरी 1951, ये कट ऑफ डेट है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति आसाम के अंदर है, वहां के रेसिडेंट रहे हैं, तो वो और उनके बच्चे भी जो होंगे, उनका जो वंश होगा, उनको आसाम के ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो है वो माना जाएगा। बस इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी थी। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए बड़ा एक गंभीर मुद्दा सामने आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह डिक्लेयर किया है कि कास्ट बेस्ड डिवीजन जो हो रहा है लेबर्स का प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट गैप जो है वो डिफाइन किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। बताया ये जा रहा है, इन्होंने बोला कि काफी सारे प्रोविजंस जो राज्य के अंदर जो प्रिजन मैन्यूअल में होते हैं, यानी कि जेल की मैन्यूअल जो होती है ना, उसके अंदर होते हैं, तो उसमें कुछ कास्ट को जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, और ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। मतलब कुछ पर्टिकुलर जाति के आए हुए लोगों को कुछ वर्क दिया जा रहा है ऐसा, जो कि सही नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर जाति वाले लोगों को जो है वो एक पर्टिकुलर वर्क दिया जा रहा है। तो सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शन दिए गए कि आप अपने प्रिजन मैन्यूअल को अमेंड करें और इस प्रकार की भेदभाव वाली जो प्रथाएं हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, उसको दूर करें। तो टॉपिक क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था, लोगों को एक जगह पर सेटल करना, है ना। अब होता क्या था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं भाई, वो तो एक जगह पर सेटल होंगे नहीं, उनकी प्रैक्टिस होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन, इस प्रकार की। बोलो हाँ या ना, यस। तो अब ये लोग सेटल नहीं होंगे एक जगह पर, और ब्रिटिशर्स चाह रहे थे सेटल हो जाए। क्यों सेटल हो जाए? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर एक जगह पर सेटल होगा तो ब्रिटिशर्स के लिए आसान होगा उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना, और उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैक्स वसूलना। यस। तो जो जिन लोगों ने विरोध किया ब्रिटिशर्स का, जिन ट्राइबल ग्रुप्स ने ब्रिटिशर्स का विरोध किया, ब्रिटिशर्स ने उन ट्राइबल ग्रुप को क्रिमिनल ट्राइबल ग्रुप जो है वो घोषित कर दिया। उनको बोल दिया कि दीज पीपल आर बॉर्न क्रिमिनल्स, ये लोग जो है वो जन्मजात अपराधी हैं। सोचिए आप, इस कानून के तहत। अब ये कानून को हटा दिया गया हमने 1952 में। बावजूद उसके हमारा जो जेल का जो मैन्यूअल है उसमें, यानी कि जिसमें नियम, रूल्स, रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, उसमें आज भी कैटेगराइज किया गया है कुछ कम्युनिटी को एज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। कम्युनिटी को सोचिए आप, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी कम्युनिटी से आ रहा है तो उसको ये कहा जाएगा कि अरे ये तो इस कम्युनिटी का है। जैसे बोलते हैं ना कि हम तो गुंडे के खानदान के हैं, या फिर हम तो डाकू के खानदान के हैं, राइट। तो उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये एक प्रकार का कॉलोनियल स्टीरियोटाइप है जो मैन्युअल के अंदर हम लोग को नजर आ रहा है। यस। सो प्रिजन मैन्यूअल जो हम लोग को वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिल रही है, राइट, इसने कुछ प्रिजनर्स को रिस्ट्रिक्ट किया है कि उनको नाइट गार्ड नहीं बनाया जाएगा अगर वो किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो, राइट। क्योंकि अगर उनको नाइट गार्ड बना दिया तो खुद ही जो है वो भाग जाएंगे, उनकी नेचुरल टेंडेंसी है भागने की। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के अंदर जो प्रिजनर जो है डी नोटिफाइड ट्राइब से आते हैं, राइट, उनको जो है वो कहा गया कि ये डेंजरस कैरेक्टर के हैं, राइट। इनको जो है वो प्रिजन के बाहर, प्रिजन की दीवार के बाहर वाली एक्टिविटी में जो है वो इनको इन्वॉल्व मत करो, वरना ये भाग जाएंगे या किसी को मार पीट डालेंगे और जेलर के लिए आफत हो जाएगी। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के अंदर हम लोग को एक जेल देखने को मिलती है, पलायम कोट्टई सेंट्रल जेल। तो यहाँ के जो कैदी हैं उनको अलग अलग रखा गया है कास्ट के आधार पर। जैसे कि जो थेवर्स हैं उनको अलग सेल में रखा है, नाडर्स को अलग में, पल्लार्स को अलग में, सेपरेट बैरक्स में, सेपरेट सेल में उनको जो है वो रखा गया है। तो मतलब कास्ट डिवीजन हो रहा है। राजस्थान प्रिजन रूल जो 1951 का है उसके अंदर लैट्रीन ड्यूटी अलॉट की गई है शेड्यूल कास्ट प्रिजनर्स को, सोचिए आप। और कुकिंग ड्यूटी जो है वो रिजर्व करके रखी है ब्राह्मण्स के लिए कि खाना ब्राह्मण पकाएंगे और जो टॉयलेट है वो साफ करेंगे शेड्यूल कास्ट के प्रिजनर्स। तो सीधे सीधे कास्ट बेस्ड लेबर डिवीजन हो गया यहाँ पर। और डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जो है, जिनको रेफर किया जाता है कि ये विमुक्त जाति है, तो कंटिन्यूअसली वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस कर रही है, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर।
काफी सारी कम्युनिटी जो है उनको क्रिमिनल्स जो है वो हिस्टोरिकली यानी कि इतिहास में उनको ये घोषित कर दिया कि ये क्रिमिनल्स हैं और उनको आज भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होने के बावजूद। तो क्लियरली प्रिजन के अंदर जो प्रिजनर का जो मैन्युअल है वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है सीधे सीधे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई कास्ट जो है वो सिर्फ क्लासिफाई करने के लिए है, बेनिफिट के पर्पस के लिए, कि जो लोग इतिहास में जिनके साथ बुरा हुआ है, जिन्होंने पीड़ा सही है, सिर्फ उनको प्रॉपर बेनिफिट देने के लिए हमने कास्ट रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं, राइट। बट इसके लिए नहीं किया कि आप जो है वो कास्ट के आधार पर जो है वो लोगों को डिवाइड करो। कास्ट का जो डिवीजन हुआ है, या कास्ट डिवीजन नहीं बोलेंगे, कास्ट बेसिकली ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर पे रखा जा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है कि स्कीम के अंदर टारगेटेड बेनिफिशियरी को उसका बेनिफिट मिले। एज सिंपल एज दैट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई इस तरीके से अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो आप सीधे सीधे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप किसी को क्लीनिंग की जॉब दे रहे हो, किसी को कुकिंग के लिए रिजर्व कर रहे हो, ये तो बहुत गलत है। आप तो सीधे सीधे आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन कर रहे हो। कई बार इनडायरेक्ट भेदभाव भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो देखा गया है। ये कह दिया गया कि अरे तुम तो इस फलाना कम्युनिटी के हो तो तुम्हें बाहर नहीं आने दिया जाएगा, भाई तुम भग सकते हो, तुम्हारे खून में है ये अपराध करना। ये कौन सी बात हुई? और आप किसी को इस प्रकार से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो यार, किसी को डिग्निफाइड वर्क किसी को नहीं दे रहे हो, किसी और को जो है उसी के सामने ज्यादा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि उसकी कास्ट ऐसी है। तो सीधे सीधे उसकी डिग्निटी, उसके आत्मसम्मान के ऊपर जो है आप वार कर रहे हो। तो सीधे सीधे आप आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हो। ये चीज आप किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, उसकी डिग्निटी, उसका आत्मसम्मान जो है वो यहां पर खराब हो रहा है, राइट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये चीज समझाई कि प्रिजन के अंदर ये चीज हो रही है बहुत ज्यादा गलत। तो अब ये आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें डिटेल में जनरल स्टडीज की क्लासेस में कवर करवाई जाती हैं, A to Z, हमारे पॉलिटी वाले सेशन में। और जीएस की क्लास को अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की प्रॉपर तैयारी होती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्शंस है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप अपने जो प्रिजन का जो रूल बुक है ना उसको चेंज करो, उसके अंदर इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है वो बंद करो, 3 महीने के अंदर अंदर सभी को अमेंड करना, ये ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इनने बोल दिया कि कास्ट के आधार के जितने भी रेफरेंसेस हैं और जितनी भी ऐसी भेदभावपूर्ण वाली प्रथाएं हैं सबको बंद करो। फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, और विजिटर्स बोर्ड जो हम लोग को देखने को मिलता है, उनको ड्यूटी दे दी गई कि आप इंस्पेक्शन करो कि प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। पुलिस अथॉरिटीज को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि आप अननेसेसरली डी नोटिफाइड ट्राइब के मेंबर जो है उनको आप अरेस्ट नहीं करोगे, ये बोलते हुए कि भाई इनके तो दादा परदादा डाकू थे तो ये भी डाकू होंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो पूरे आर्टिकल के अंदर आपने जो है वो क्या चीज समझी? आपने एक चीज समझी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब गुस्सा हो गई है, क्योंकि प्रिजन के अंदर ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि प्रिजन में रहने वाले जो अपराधी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जेल में रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, उनके कास्ट के आधार पर, राइट, या उनकी कम्युनिटी के आधार पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि भेदभाव हो रहा है। और ये भेदभाव जो है वो स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत, और जिसको हमने हालांकि रद्द कर दिया था 1952 में। बट आज भी प्रिजन के जो मैनुअल है उसमें ये चीज नजर आती है, अलग अलग राज्य के अंदर ब्राह्मण को खाने बनाने की ड्यूटी दी गई, तो शेड्यूल कास्ट को जो है वो टॉयलेट साफ करने की। ये कौन सी बात हुई भाई? कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी से आने वाले लोगों को प्रिजन की वॉल के बाहर की ड्यूटी के लिए साफ इनकार कर दिया, ये बोलते हुए कि वो या तो नाइट गार्ड की ड्यूटी नहीं दे रहे, ये बोलते हुए क्योंकि वो भाग सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है, क्योंकि उनका खानदान जो है ऐसा क्रिमिनल रहा है। तो ये कौन सी बात हुई? तो आप क्लियरली आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17, इन सब का आप उल्लंघन कर रहे हो, राइट, सीधे सीधे। तो ये सब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, और ये भी कहा है कि 3 महीने के अंदर सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है वो उसमें कार्रवाई करें और अमेंड करें अपने इस प्रकार के भेदभावपूर्ण प्रथाओं को। क्लियर? पूरी बात है?
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि आज की डेट में बहुत दिक्कतें चल रही हैं भूजल को लेकर, ग्राउंड वाटर को लेकर, तो उसको हमें रिकवर करना है। तो स्ट्रेटेजी कुछ ये है कि हमें ऐसी फसल हम लोग लगाएं कुछ समय के लिए जो कम पानी जो है वो खींचे या कंज्यूम करे। समझ में आ रहे हैं? तो रीसेंट रिसर्च हम लोग को देखने को मिल रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, तो आईआईटी गांधीनगर की तरफ से एक चीज सामने आ रही है। क्या सामने आ रही है देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके थ्रू हम राइस कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन जो है वो अगर कम कर दें तो ग्राउंड वाटर जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर रिकवर हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है यार, आप जानते हो कि जब धान की जो खेती होती है, राइस कल्टीवेशन होता है या पैडी कल्टीवेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि खेतों को पानी भर के रखना पड़ता है। तो उसमें बहुत पानी लगता है, बहुत पानी का यूज होता है उसमें। यस, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कम कर दें पैडी कल्टीवेशन को या चावल की खेती को, तो उससे लाभ मिल सकता है। नॉर्थ इंडिया में ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो रिकवर हो सकता है। तो इन्होंने ये बोला कि अगर हम रिप्लेस कर दें 40% एरिया को जहां पर चावल उगता है किसी दूसरे क्रॉप से, तो हम 60 से 100 क्यूबिक किलोमीटर्स ग्राउंड वाटर जो खत्म हो गया है सन 2000 से, वो रिकवर कर पाएंगे। अब ये आंकड़ा एग्जैक्टली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये स्टडी यही बोल रही है कि हम कुछ ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या पैटर्न को अडॉप्ट करें, राइट? क्योंकि आज की डेट में पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, तो फूड सिक्योरिटी को भी खतरा है और पानी की सिक्योरिटी को भी खतरा है। तो हमें कुछ पैटर्न्स बदलने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिससे कि हम पानी को बचा सकें और फूड सिक्योरिटी को भी बचा सकें। अब ध्यान सुनो, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चलती हैं, पर्टिकुलरली पैडी कल्टीवेशन में या चावल उगाने में, तो उसमें ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और आज की डेट का जो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, जिसके कारण से ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। इवन जैसे कि पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसको ग्लोबल वार्मिंग हम बोलते हैं, 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इस सेंचुरी के एंड तक। और पेरिस में, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, पेरिस क्लाइमेट डील जो 2015 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या टारगेट था? तो ये तो टारगेट जो है वो क्रॉस कर देगा, ऐसा ये रिपोर्ट जो है वो स्टडी बता रही है। और ऑब्वियस ही बात है कि अभी आप जान रहे हो कि पिछले 2 साल पहले की एक रिपोर्ट थी आईपीसीसी की, उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो ये कहा गया था क्लियरली कि 1.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अब हो चुका है। बट अब कुछ और रिपोर्ट ऐसी बता रही है जो कह रही है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल एरा से टेम्परेचर जो है वो अप हो गया है। तो सोचिए, तो ये जो रिपोर्ट जो बता रही है वो गलत नहीं बता रही है कि सेंचुरी के एंड तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस तक। और आज की डेट में जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो उसके कारण और लॉस होगा। 13 से लेकर 43 क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर का लॉस हो जाएगा। ये आईपीसीसी की देखो, ये 2018 की रिपोर्ट जो है जिसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा जिक्र किया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इन्होंने उस समय भी चेतावनी जो है वो दी थी कि पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल लेवल से हाई हो जाएगा 2030 से 2050 के बीच में, और प्रेशर जो है वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर पड़ेगा। अब ये स्टडी जो है, ये आईआईटी की ये स्टडी सजेस्ट कर रही है कि आप रिप्लेस कर दो 37% ऐसे एरिया को जहां पर आप चावल उगाते हो दूसरे क्रॉप के साथ, जैसे कि आप वहां पर सीरियल्स उगाओ, दाल उगाओ, तिलहन उगाओ, है ना? तो जिससे आप जो है वो 61 से लेकर 108 क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर रिकवर कर लोगे, कंपेयर टू जस्ट 13 से लेकर 43 क्यूबिक मीटर आज की प्रैक्टिस में, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो लॉस का कारण भी बन सकता है। तो ये शिफ्ट जो है वो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा जरूरी है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर बहुत तेजी से ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अब बेनिफिट और चैलेंजेस हम लोग को क्रॉप स्विच करने के क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो, 2 सिनेरियोस की बात करें। पहला, अगर हम ऐसे एरिया को 5% से रिड्यूस कर दें जहां पर चावल उगाए जाते हैं, और दूसरा हम रिप्लेस कर दें 42% चावल उगाने वाले एरिया को दूसरे क्रॉप के साथ, तो पानी, ग्राउंड वाटर जो है जो बचेगा वो 45 से लेकर 91 क्यूबिक किलोमीटर्स तक के एरिया का बच जाएगा। यानी कि 45 क्यूबिक किलोमीटर्स अगर 5% हम राइस
कल्टीवेशन के एरिया को रिड्यूस कर दें, और दूसरा अगर हम राइस कल्टीवेशन के 42% एरिया को शिफ्ट कर दें दूसरे क्रॉप्स में, कि वहां पर दूसरे राइस की जगह दूसरा क्रॉप उगाएंगे, तो 91 क्यूबिक किलोमीटर बचेगा। और अगर राइस को हटा देंगे, यानी जहां पर 5% एरिया वहां पर चावल नहीं उगा रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 45% मतलब हमें देखने को मिलेगा कि क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर जो है वो रिकवर हो जाएगा। अगर हम दूसरे क्रॉप पर स्विच करते हैं तो उससे भी फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंप्रूव होगी अप टू 86%, बट राइस का प्रोडक्शन जो है वो 45% से रिड्यूस हो जाएगा। अब रिसर्च ने ये चीज इंडिकेट करी है कि अगर हम दूसरे क्रॉप्स लगाते हैं तो कुछ रीजन ऐसे जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, यहां पर ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, जहां पर ग्राउंड वाटर रिकवरी का रेट जो है वो काफी ज्यादा लो है, काफी ज्यादा कम है। पंजाब, उत्तर प्रदेश जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर जो है वो बचा सकते हैं, 1 से लेकर 4 गुना ज्यादा कैपेसिटी का इंडिया के लार्जेस्ट डैम की, इंदिरा सागर डैम की कैपेसिटी का, मतलब ये बचा सकते हैं अगर क्रॉपिंग पैटर्न अगर ये शिफ्ट कर दे तो। फिर क्रॉप को अगर स्विच कर रहे हैं तो काफी सारी कंट्री जैसे कि चाइना, यूएसए, वहां पर ये प्रैक्टिस जो है वो सक्सेसफुल हम लोग को जो है वो देखने को मिली है, रही है। उन्होंने अपने फार्मर्स की इनकम भी जो है वो बेटर करी है, प्लस साथ ही साथ ग्राउंड वाटर भी जो है वो प्रोटेक्ट किया है। और इंडिया को भी इसी तरह की प्रैक्टिसेस जो है वो लानी चाहिए क्रॉप को स्विच करने वाली। तो ये बेसिकली पूरा रिकमेंडेशन सामने नजर आया। अब इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि ग्राउंड वाटर के ऊपर रिलाय करता है। 62% इरिगेशन, सिंचाई का जो है वो ग्राउंड वाटर से आता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है फूड प्रोडक्शन के लिए और रूरल वाटर सप्लाई के लिए। बट अगर हम ज्यादा मात्रा में अगर पानी निकाल रहे हैं जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के अंदर, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो डाउन हो गया है। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करने के लिए आज की डेट में हम लोग को पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है, और हम प्रमोट करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स लगाएं, और ऐसी फार्मिंग ना करें जिसमें ज्यादा पानी का उपयोग होता हो। अब ये स्टडी ये बोल रही है कि सरकार जो है वो इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे, किसानों को सपोर्ट करे नए क्रॉपिंग पैटर्न्स को अडॉप्ट करने में, और साथ ही साथ किसान की आजीविका भी जो है, लाइवलीहुड भी जो है वो भी सेव रहे, सिक्योर रहे। बट कुछ चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर। देखो यार, सबसे पहली चीज तो पानी की दिक्कत, जैसे चावल हुआ, अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है और इनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो और स्थिति ग्राउंड वाटर की खराब होती जा रही है, पानी का शॉर्टेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर आज की डेट में वेदर का पैटर्न कोई भी तरीके से प्रेडिक्टेबल नहीं है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है, जिससे कि और तेजी से जो है वो जमीन सूखती जा रही है, और किसान के पास ज्यादा बड़ी जमीन भी नहीं है, छोटे किसान है हमारे पास, स्मॉल एंड मार्जिनल किसान जिनको हम लोग बोलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब छोटे किसान जो है वो प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस भी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए आजीविका के लिए। ज्यादा मात्रा में हम लोग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, जो कि अगेन पानी की और मिट्टी की दोनों की क्वालिटी खराब कर देता है, और इवन लंबे समय के लिए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी नहीं खराब कर देगा, क्योंकि मिट्टी खराब हो जाएगी तो मिट्टी आगे चल के बंजर बन जाएगी। नेक्स्ट, तो सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स हैं और क्या करने चाहिए। तो गवर्नमेंट के जैसे प्रोग्राम है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना। कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज की आवश्यकता है कि जिससे कि इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिस अगर कोई किसान कर रहे हैं तो उनको इंसेंटिव दो, फाइनेंशियल इंसेंटिव दो। फिर हमें बहुत सारी वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर काम करने की आवश्यकता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करो पानी की समस्या को रिजॉल्व करने के लिए, ट्रेन करो, एजुकेट करो किसानों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, रिसर्च करो, इनोवेशन करो, R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा लगाओ, काम करो, कि जिससे कि ऐसे क्रॉप्स हम लोग डेवलप कर सकें जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू, कि वो क्रॉप जो है वो ये क्लाइमेट चेंज के रेजिलियंट हो, कि जलवायु परिवर्तन का असर उन क्रॉप पर ना पड़े। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल मेथड जो है वो लाई जाए रिसर्च के थ्रू, जिससे कि सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ जो है वो किसान आगे बढ़ सके। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, काफी अच्छा टॉपिक था। तो टॉपिक में जो मेन समझने वाली चीज जो थी वो यही थी
कि एक अच्छी प्रैक्टिस है वो है क्रॉप स्विचिंग, कि जिन क्षेत्रों में पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, धान की खेती हो रही है, जहां पर सबसे ज्यादा पानी का उपयोग हो रहा है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, तो उत्तर प्रदेश, तो उन क्षेत्रों के अंदर हमें राइस कल्टीवेशन के जो एरिया है, यानी कि जिन क्षेत्र में चावल की खेती हो रही है, उस एरिया को दूसरे किसी क्रॉप से जो है वो स्विच कर देना है, जिससे कि किसान की इनकम भी बरकरार रहे और पानी की रिकवरी भी जो है वो हो सके, ग्राउंड वाटर की स्पेशली। तो ये समझने वाली चीज थी इस पूरे आर्टिकल के अंदर, और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेस ईयर रिवीजन को लेकर एक टॉपिक हम लोग को देखने को रहा है। अब ये वाला टॉपिक और हमारा आज के सेशन का लास्ट टॉपिक दोनों सेम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने एक 26 मेंबर की कमिटी जो है वो स्टैब्लिश करी है, और इस कमिटी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया की जीडीपी का जो बेस ईयर है उसको चेंज करना, क्योंकि यार काफी समय हो गया है, तो हमें बेस ईयर को अब चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हम लोग को कंपैरिजन के लिए समय समय पर चेंज करने की आवश्यकता होती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इंडिसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, राइट, और भी जिनके करंट बेस ईयर जो है पोटेंशियली 2020 और 21 के हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसी के साथ जो है वो इनको लेकर आना है। क्योंकि देखो यार, आज की डेट में हम लोग 2011-12 के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं पूरी चीजों को, कि यार इकोनॉमी 2011-12 से इतनी परसेंट ग्रो जो है वो कर गई, तो वो बहुत पुराना आंकड़ा हो गया, उससे रियलिस्टिक व्यू जो है वो मिल नहीं पाता। तो अब ये कमेटी बैठाई गई है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा, 26 मेंबर की कमेटी का, कि 2020-21 तक लेकर आना है इसको कि नहीं लाना है, उस पर ये पूरा डिस्कशन होगा, या क्या अब नया बेस ईयर होगा उस पर बातचीत की जाएगी। तो बेस ईयर क्या होता है, इसके बारे में आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी चीज ये समझो कि जिस ईयर से हम चीजों को कंपेयर करते हैं उसको बेस ईयर कहा जाता है, राइट। तो लिखा भी हुआ है, यूज टू मेजर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर टाइम, कि भाई हमने कितना परफॉर्म किया है इतने समय में, उसको मेजर करने के लिए, ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए, राइट। और फिर ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जो होता है, और दूसरे इंडिसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, सूचकांक जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडेक्सेस सिंपल शब्दों में, तो उनको कैलकुलेट करने के पर्पस के लिए बेस ईयर बहुत जरूरी होता है। क्योंकि भाई आप अपनी ग्रोथ को किसी ना किसी पुराने ईयर से सेट करोगे ना। एग्जाम्पल की 4 साल पहले आप क्या थे, आज क्या हो, आप 10 साल पहले आप क्या थे, आज क्या हो, आपने कितना ग्रो किया, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो अपने आप की ग्रोथ को जो है वो मेजर करते हो ना, वही चीज है ये। तो हमें बेस ईयर रिवाइज करना है, इससे और बेहतर तरीके से हम लोग जो है वो चीजों को समझ पाएंगे रियलिस्टिक वे में। अब जैसे नेशनल इनकम जो है उसका एस्टीमेट शुरू हुआ 1956 में बनाने का, कि भाई 1956 में हमने नेशनल इनकम जोड़ना शुरू किया, कैलकुलेट करना शुरू किया। तो इंडिया ने अपने बेस ईयर को जो है वो अभी तक उसके बाद से 7 बार जो है वो रिवाइज किया है। मोस्ट रीसेंट रिवीजन जो है वो 2015 में देखने को मिला, जब हमने फाइनेंशियल ईयर 11-12 किया 2004-5 से। तो पहले था 2004-5, उससे हम लोग कंपेयर करते थे, अब हमने 2011-12 किया हुआ है। अब नया फिर से 26 मेंबर की कमेटी बन गई है, जो फिर से ये चीज बोलेगी कि अब आप 2011-12 की जगह अब 2020-21 जो है वो कर लो, या जो भी अब जो भी वो फैसला लेते हैं वो आने वाले समय में मिल जाएगा हमें। 2015 का जो रिवीजन हुआ था उसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ काफी ज्यादा, कि भाई आपने मेथोडोलॉजी में चेंजेस किए हैं, पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डेटा के ऊपर रिलाय करने की जगह ट्रेडिशनल सोर्सेज जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, इस पर आपने रिलाय कर लिया। तो वो सब आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपर्ट्स ने चिंता भी व्यक्त करी है कि आपने जो है वो कुछ एरिया पर जो है वो कुछ एरिया पर ज्यादा विचार किया, कुछ एरिया को छोड़ दिया। तो आपने रियल जीडीपी की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है नॉमिनल जीडीपी से, तो उसको मेजर करने में आपने जो है वो पर्याप्त चीजों का जो है वो उपयोग नहीं किया। तो वो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उनको लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब जीडीपी को मेजर करने में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज भैया डेटा का है, ऑब्वियस सी बात है। यस, तो रैपिड ग्रोथ जो होती है रजिस्टर्ड कंपनीज की, स्पेशली सर्विस सेक्टर के अंदर, उसने डिफिकल्ट कर दिया है कि जीडीपी में कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको एक्यूरेटली उसका आकलन करने में। क्योंकि काफी सारी कंपनी अपनी बैलेंस शीट जो है वो रजिस्ट्रार के पास जो है वो नहीं करती हैं।
फाइल नहीं करती हैं, जिसको कंप्लायंस बोलते हैं हम लोग, की कंपनी ने कंप्लायंस फाइल नहीं किया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग को देखने को जो मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है जो, और उसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है 2015 के रिवीजन के अंदर। बट अभी 2020-21 के रिवीजन जो होगा, मतलब अभी जो लेटेस्ट कमेटी बैठी है, तो उसमें जरूर रिवाइज किया जाएगा इन सब चीजों को, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि सरकार का ऑब्जेक्टिव ही है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल सेक्टर में लेकर आना, उनको रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड कराना। यस। फिर मेथोडोलॉजिकल वीकनेस, हम लोग जो है वो बैलेंस शीट के ऊपर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की रिलाय करते हैं इंस्टेड ऑफ वैल्यू एडेड फिगर्स, कि भाई वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, उनका प्रोडक्शन कितना जा रहा है, उसको देखने की जगह हम उनकी बैलेंस शीट पर रिलाय करते हैं। और कई बार आपको पता है कि सीए के साथ बैठकर जो है वो टैक्सेस बचाने के लिए बैलेंस शीट में छेड़खानी भी हो जाती है, राइट। तो ये चीज आपको पता है कि ये जो लीगल जो लोग जानते हैं चीजों को, जिनको नॉलेज होता है, तो उनको पता होता है कि किस क्षेत्र में जो है वो कितना वो करना है। यस, कम ज्यादा, तो वो चीज हुई। और इंडिया की जो प्रैक्टिस है कि प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर साइड को जो है जीडीपी की, उसको एवरेज करना, इसको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की तरह देखा गया है कि भाई कंट्री प्रॉपर तरीके से मेजर नहीं कर रही है इंडिपेंडेंटली दोनों साइड को, बस वो एवरेज देख रही है। पर्याप्त डेटा नहीं है कंट्री के पास कि कितना खर्चा किया जा रहा है और कंजम्पशन कितना किया जा रहा है, तो और जीडीपी को एस्टिमेट करने में सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गई है। आज की प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करें तो जून 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टैब्लिश करी, और इसमें काफी सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स जो थे, तो वो एज अ चेयरमैन के तौर पर हम लोग को देखने को मिले कि बेस ईयर वो डिसाइड करेंगे। इस कमेटी के अंदर टोटल 26 मेंबर हैं जो अलग अलग एकेडमिक फील्ड के हैं, राइट। स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड है उनका, तो उनको ये कहा गया कि आप जो है वो, जैसे कि सीपीआई हुआ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट, तो ये सब जो हम लोग को इंडेक्स देखने को मिलते हैं, इनका जो बेस ईयर अभी जो चल रहा है 2020-21, उसके साथ आप वो करो। बट कमेटी जो है ये बोल रही है कि यार हम एक काम करते हैं, 2022-23 या 23-24 रखते हैं बेस ईयर को, क्योंकि वो रखेंगे तो हमें जैसे सिचुएशन जो हुई थी 2016 की, मोनेटाइजेशन की, जीएसटी की, कोविड-19, ये थोड़ा सा दूर हो जाएगी, क्योंकि इन सिचुएशन में इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हुई थी, और हम 2-1 साल तक जब सिचुएशन ठीक हुई, तब उसके बाद से हम रखेंगे तो एक हम लोग को एक आंकड़ा जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। और काफी अच्छी बात कही है कमेटी ने, तो इस चीज पर गौर फरमाने की आवश्यकता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली कि अगर 2016 से लेकर 2020 तक अगर हम देखेंगे, तो 2020 में भी कोविड-19 आ गया था, तो कंट्री ने रिकवर किया, 2 साल तो लगे कंट्री को रिकवर करने में थोड़ा बहुत। तो अगर 2022-23 से रखेंगे या 23-24 से रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अच्छी बात कही कमेटी ने, जो आप मेंशन कर सकते हो। और डिस्कशन यही चल रहा है कि हम नए डेटा सोर्सेज का उपयोग करेंगे, जैसे कि जीएसटी के डेटाबेस का, कि जिससे कि हम कैप्चर कर सके इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी, और बेहतर तरीके से जीडीपी को मेजर करने की एक्यूरेसी जो है वो ला सकें। कमेटी और भी काफी सारे चेंजेस जो है इंडिसेस के अंदर जो हुए हैं अभी रिसेंट पास्ट में, तो उसको भी देख रही है, राइट। डबल डिफ्लेशन मेथड को जो है वो अडॉप्ट करने पर टारगेट कर रही है। एनुअल सर्वे जो है अन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज का डेटा जो है वो यूज करेंगे, जिससे कि जितने भी इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसका डेटा भी हमें जो है वो मिल सके। तो ये है गाइस पूरा आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है, जिसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि आज की डेट में जो करंट जो बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12 चल रहा है, 2015 में डिसाइड हुआ था। अब आज की डेट में 2024 में हम फैसला ले रहे हैं कि इसको जो है वो 2020-21 कर दें। बट 26 मेंबर की कमेटी ने अभी जो रीसेंट डिस्कशन किया है, उन्होंने ये बोला है कि 20-21 करेंगे तो रियलिस्टिक सिचुएशन आ नहीं पाएगी, क्योंकि इस दौरान पास्ट में कभी जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, डिमोनेटाइजेशन हुआ और कोविड-19, ये 3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसके कारण इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है। तो इकोनॉमी ने रिकवर जो है वो कोविड-19 के 2 साल के बाद से किया है, तो या तो आप 2022-23 रख लो या 2023-24 रख लो, उस पर अभी फैसला जो है वो चल रहा है, जो आगे चल के आपको पता लग जाएगा। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, ये सेम पूरा टॉपिक, ये ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटेजी का एज इट इज जो है वो रिपीट हो गया है, जो मैंने अभी आपको समझाया। और इस टॉपिक के अंदर और कुछ भी नहीं है, सेम पूरा टॉपिक इन्होंने रिपीट जो है वो फिर से मार दिया है।
देखो बिल्कुल, बट हल्के फुल्के आंकड़े इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो चेंजेस जो है वो हुए हैं। ये आईपीसीसी की रिपोर्ट देखो, ये एज इट इज गोल घुमाकर जो है वो लिख दिया आर्टिकल के अंदर, है पूरा टॉपिक सेम ही, और कुछ नहीं है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें एक एक चीज जो मैंने आपको बताई है वो पूरी की पूरी एज इट इज है, बट इसमें ये वो लैंग्वेज थोड़ी सी जो है वो चेंज करके डाल दिया गया। सेम ये वाला टॉपिक भी लो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने डिस्कशन की है कि मुंबई के अंदर इकोनॉमिक्स जो है मुंबई के अंदर उनके साथ डिस्कशन हुआ कि आप बेस ईयर जो है वो इंडिया के जीडीपी के लिए और सीपीआई के लिए जो है वो चेंज करो। तो वही चीजें हैं। अब वही देखो, ये कोविड-19 वाला भी आ गया है कि ए मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डेटा की एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट इकोनॉमिक चेंज जो हुए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, तो उसमें हम लोग को अपने बेस ईयर को चेंज करना पड़ेगा। तो सेम वही चीज इन्होंने एक्सप्लेन करी है, तो इस पर आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको बताया बस वो ध्यान में रखिएगा। देखो ये लिखा भी हुआ है जून 2024 में, अभी पढ़ा ना हमने, एडवाइजरी कमेटी और नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, ये सेटअप करी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। ये डिसाइड करेंगे नया बेस ईयर क्या होगा, राइट। तो ये लो, जो मैंने भी आपको बताया कि कमेटी ने यही बोला कि 2022-23 रख लो या 2023-24 रख लो, सेम वही चीज है, बट इन्होंने कई और से आर्टिकल उठा के मतलब वही इसलिए उठाया गया है, ऐसा भी नहीं है कि कॉपी पेस्ट वाली कहानी है, बनाया जाता है टीम के द्वारा। वो कई बार जो है ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है कि चलो ठीक है एक रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उस रिवीजन के पर्सपेक्टिव से डाल दिया होगा। प्राइम मिनिस्टर की इंटर्नशिप स्कीम एक हम लोग को देखने को मिल रही है। स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको पता होना चाहिए, लिख लो, प्राइम मिनिस्टर इंसेंटिव स्कीम, अच्छा टॉपिक है। इसका मेन ऑब्जेक्ट इंटर्नशिप स्कीम है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएगी। तो इंटर्नशिप जो है वो 1 करोड़ यंग लोगों को अगले 5 सालों में प्रोवाइड कराने से रिलेटेड ये इंटर्नशिप स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ग्रेजुएट जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी, आईआईएम्स, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है इस स्कीम से। फैमिली इनकम की लिमिट जो है वो 8 लाख रुपए होनी चाहिए, तो उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, शेड्यूल्ड कास्ट के सब क्लासिफिकेशन को लेकर कोर्ट का जजमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलाउ किया है राज्यों को कि वो सब क्लासिफाई करें एससी एसटीज को आर्टिकल 14 के तहत बैकवर्डनेस के लेवल पर, भाई कि कितना बैकवर्ड है कोई कम्युनिटी, उस आधार पर अब उनको क्लासिफाई करो। मतलब जैसे कि ओबीसी में क्रीमी लेयर हम लोग को देखने को मिली थी ना, वैसे ही है ये जजमेंट जो है वो वही। देखो ये लो, मैंने आपको बताई दिया, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, क्रीमी लेयर प्रिंसिपल जो है वो एससी एसटी पर एप्लीकेबल करने से रिलेटेड है, जो कि पहले ओबीसी में हुआ था, ये मैंने आपको बता ही दिया था। रिजर्वेशन जो है ये फर्स्ट जनरेशन तक ही लिमिटेड होगा, यानी कि भाई जो कास्ट की पहली जनरेशन है उन्हीं को रिजर्वेशन देंगे, दूसरी जनरेशन को नहीं। ये तो पता लगा रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया, फिर सभी लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, तो ये चीज है। और हाँ, ये भी देखा जाएगा उन्होंने बेनिफिट उठाया कि नहीं उठाया, फिर जाकर अगर उठा लिया है बेनिफिट, उनको पोजीशन मिल गई है, तो दूसरी जनरेशन को फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये फैक्ट्स हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यस, तो वही सेम सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड ये टॉपिक है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ट्राई करिएगा 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिए, शेयर जरूर करिएगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।